स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन में जहां से हम लोग छोड़े थे उसके आगे से हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं आज की इस वीडियो का। हाँ, अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि पहले वाले जो क्वेश्चन है उसको भी आप कनेक्ट कर सकें। तो चलिए पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का, झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? झारखंड खेल प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया है। इसका अगर देखा जाए तो SAJHA, तो हिंदी में इसको साझा कहा जाता है और इसका गठन कब हुआ है? 2006 को। आगे चलते हैं फिर। कौन सी जनजाति स्वयं को मलेर कहती है? कौन से जनजाति स्वयं को मलेर कहती है? तो ये सरैया पहाड़ियाँ है। कौन सी? सरैया पहाड़ियाँ है जो अपने आप को मलेर कहती है। आगे चलते हैं। बेगा जनजाति का जो अपना चिन्ह है वो क्या है? बाघ है, पवित्र पशु जिनको बेगा कहा जाता है। सबर जनजाति, मालपहाड़िया जनजाति के बारे में हम लोग पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। आगे चलते हैं। कौन सी जनजाति का वर्णन मेगास्थनीज ने मल्ली एवं सौरी के नाम से किया है? मल्ली एवं सौरी के नाम से, तो ये कौन है? सरैया पहाड़िया। ये सब बाकी जनजाति पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा मेगास्थनीज पर हम लोग प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। एक्चुअली ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। कौन? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का शादी जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी जाती है तो उस टाइम मेगास्थनीज भी उनके साथ आते हैं और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहे। मेगास्थनीज ने सबसे ज़्यादा अगर किसी शहर का उल्लेख किया है तो पटना, और पटना को उस टाइम पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो पाटलिपुत्र शहर का सबसे ज़्यादा विश्लेषण किसी ने किए हैं? तो मेगास्थनीज ने किए हैं। आगे चलते हैं। तो मेगास्थनीज के इतना जानकारी। मेगास्थनीज की और एक चीज़ है, इनकी एक बुक है उसका नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। आगे चलते हैं फिर। किस जनजाति में उनके मृत पूर्वजों को महिमसान कहा गया? तो ये हम लोग के कौन सी जनजाति में है? ये हम लोग का सबर जनजाति में कहा जाता है। किस में? सबर जनजाति में कहा जाता है महिष्मान। ठीक है। सूरजी देवी किस जनजाति के सर्वोच्च देवता है? सूरजी देवी कौन सी जनजाति की सर्वोच्च देवता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा, किसान या कोरा, इनमें से कोई नहीं है तो इसमें किसका आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्चुअली जो सूरजी जो देवी है ये मोहली जनजाति में जो सर्वोच्च देवता है उसको क्या कहा गया? सूरजी देवी। तो इसके आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलते फिर। झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किन किन के MOU में स्थापित हुआ है? तो किस किस के समझौते के साथ स्थापित हुआ है उसकी बात किया जा रहा है। और भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय के स्थापना के रूप में भी जाना जाता है झारखंड प्रदेश को। झारखंड गवर्नमेंट टिस्को, झारखंड गवर्नमेंट एंड महेंद्र सिंह धोनी फाउंडेशन, झारखंड गवर्नमेंट एंड CCL, झारखंड गवर्नमेंट एंड JSSPS। तो इसके एक्चुअली आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट एंड CCL। तो ये झारखंड गवर्नमेंट और CCL दोनों के मिलाकर ये MOU है जिसमें से 1400 प्लेयर्स को रखा जाएगा जिनमें से 700 झारखंड के लिए रिजर्व रहेगा और 700 जनरल कैटेगरी का रहता है। आगे चलते हैं फिर। 29 क्वेश्चन है कि 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था? तो जो मेनली हुआ था रांची के खेलगांव में, लेकिन इसके अलावा और 2 जगह में हुआ था, जमशेदपुर और धनबाद। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑल।
राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हम लोग का हुआ था झारखंड में, खेलगांव में मेनली, उसमें झारखंड का रैंक 5वां रैंक था। कितना? 5वां रैंक। पहला रैंक आता है हम लोग का सर्विस वालों को था पहला रैंक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है ना, तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। आहूजा जमशेदपुर में, ये सही है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये बोकारो में स्थित है, ये भी सही है। एल्बर्ट एक्का स्टेडियम सिमडेगा में नहीं, ये हम लोग का गुमला में। कहाँ पे है? गुमला में, जहाँ पे अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थान है, वहीं पे उसके नाम पर स्टेडियम बनाया गया। मेकन स्टेडियम रांची में स्थित है, ये भी सही है। तो असत्य बोल रहे, तो असत्य कौन सा होगा? सी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, कभी कभी ये कन्फ्यूजन करता है कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में है या बोकारो। आगे वाले क्वेश्चन में उसको डिस्कशन करेंगे कैसे उसको टैकल करना होगा। निम्नलिखित में से कितने युग्म सही है? इसमें पता चल जाएगा। खेलगांव रांची में है, सही है। टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर, ये भी सही है। डिगवाडी स्टेडियम धनबाद, ये भी सही है। इंडोर स्टेडियम गुमला और गल्फ मैदान धनबाद, ये भी सही है। इंडोर वाला थोड़ा देख के रखना है इसमें क्या है, ठीक। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, ये भी सही है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची, ये भी सही है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रांची, इसमें पूरा कितने युग्म सही है? तो कितने युग्म सही है उसको देखते हैं। तो टोटल कितना है? 8। टोटल 8 युग्म है, उनमें से कितने सही है? बिरसा मुंडा स्टेडियम रहता तो रांची, तो ये सही होता, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात कर रहा है तो ये यहाँ गलत हो जाए क्योंकि ओडिशा में है, तो एक गलत हो गया। इंडोर स्टेडियम गुमला में नहीं, ये दुमका में है, तो यहाँ और एक गलत हो जाएगा। तो टोटल 8 में से 2 गलत हो रहा है, मतलब 6 युग्म सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, 6। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें याद रखने वाला जो इसमें नहीं है ना, ऊपर में ही है, उसी को देखते हैं तब यहीं पे कि कैसे याद किया जाएगा। जैसे आहूजा में लास्ट ज और इधर जमशेदपुर, जैसे अंतरक्षेत्र कैसे खेला जाता है उसी टाइप से याद रखना है। आहूजा से जमशेदपुर जो मिला देना है। तो क्या होगा? ये एक आपका छोटा सा ट्रिक है, मतलब अपने जनरल साइंस के आधार पर कि आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फिर। निम्नलिखित में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो पद्मश्री नहीं मिला है, इसका मतलब 3 को मिला है और 1 को नहीं मिला है। तो महेंद्र सिंह धोनी को मिला है, ये भी सही है। प्रेमलता अग्रवाल, इनको भी मिला है। दीपिका कुमारी को भी मिला है, लेकिन पूर्णिमा महतो को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। तो बाकी तीनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, लेकिन पूर्णिमा महतो को पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है ये हम लोग को 2009 में मिला है। कब? 2009 को। प्रेमलता अग्रवाल को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो 2013 में, 2013 में। और दीपिका कुमारी को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2016 में। तो हम लोग डेट भी देख लिए हैं। पूर्णिमा महतो को इसमें तीरंदाजी के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और ये कब मिला है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोग का भी कुछ रिवीजन हो जाए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध तीरंदाजी से नहीं है? पूर्णिमा महतो और दीपिका कुमारी, ये दोनों तीरंदाजी संबंधित है। तो देखिए, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा तो, धर्मेंद्र तिवारी भी कोच है, तो ये भी क्या है? तीरंदाजी संबंधित। लेकिन सुमरई टेटे हम लोग का हॉकी खिलाड़ी है। क्या खिलाड़ी है? हॉकी खिलाड़ी है। कौन? सुमरई टेटे। आगे चलते हैं। सुमरई टेटे हॉकी खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति तथा झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या, जो तीसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या हम लोग का संथाली है। कौन सा है? संथाली।
उसके बाद देखा जाए तो संथाली के बाद उरांव, उसके बाद मुंडा और उसके बाद हो। तो झारखंड में इस टाइप से जनजातियों की जनसंख्या या जनाबादी है झारखंड में। संथालों का मूल निवास स्थान कहाँ था और वहाँ उन्हें क्या कहा जाता था? तो मूल निवास स्थान इन लोग का पश्चिम बंगाल था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, और वहाँ पे लोआतो कहा गया। तो अगर संथाल परगना वाला क्षेत्र देखा जाए तो ये वाला जो रेखा, ये जो बाउंड्री है झारखंड की, तो इधर जो पहाड़िया जो जनजाति थे, पहले पहाड़िया जनजाति थे, लेकिन संथालों के इधर आगमन होगा और एक टाइम ऐसा होगा कि संथाल लोग बहुसंख्यक में हो गए और यहाँ के पहले से जो लोग थे पहाड़िया, वो लोग अल्पसंख्यक हो गए। तो इसी कारण फिर इसको संथाल परगना भी कहा गया, संथाल जनजाति के कारण। तो इसको पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता था? लाओता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर। निम्नलिखित में से किसे संथालों का संस्थापक या पिता कहा जाता है? संथाली जनजाति का संस्थापक या पिता किसे कहा जाता है? एक प्रश्न है। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग का लुगुबुरु को संथालों का संस्थापक या पिता कहा जाता है। लुगुबुरु को। मारांगम के किसको कहा जाता है? हम लोग का जयपाल सिंह मुंडा। रघुनाथ मुर्मू जो संथाली लिपि ऑलचिकी लिपि की लेखक है, वो जत्रा भगत ताना भगत वाला है। ठीक, तो इस तरीके से बाकी भी हम लोग देख लिए हैं। आगे चलते फिर। संथाली भाषा किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इसको शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको शामिल किया गया है। संथाली जनजाति के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं संथाली जनजाति के बारे में। संथालों का मुख्य देवता मारांग बुरु होता है। दूसरा है गृह देवता को ओडांग बोंगा कहा जाता है संथालों में। दूसरा मुख्य देवता को सिंगबोंगा कहा जाता है। डी में है कि धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये निकालना है। देखिए, संथालों का प्रमुख देवता मारांग बुरु नहीं है, ये कौन है? सिंगबोंगा। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। और दूसरा जो है मारांग बुरु है, जबकि यहाँ सिंगबोंगा है। तो ये दोनों गलत है। और जब दो गलत है तो सभी कथन सत्य नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आंसर है कि गृह देवता को ओडांग बोंगा कहा जाता है या धार्मिक प्रधान को पाहन। अगर मान के चले गृह देवता को क्या कहा जाता है, इसमें भी डाउट है, तो कम से कम इतना तो याद रहेगा कि जो संथाली जनजाति धार्मिक पाहन है उसको नायके कहा जाता है। और अगर ये गलत है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बी वाला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 38 का बी। आगे चलते हैं। 39 संथालों की लिपि ऑलचिकी लिपि जिसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑलचिकी लिपि का जो आविष्कार किए तो रघुनाथ मुर्मू ने किए हैं। दमन साहू समीर को इसको रघुनाथ मुर्मू ने जो शुरू की, मतलब ऑलचिकी लिपि जो लिखे थे ये हम लोग का 1941 में। कब लिखे हैं? 1941 में। और दमन साहू समीर है, इनको संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। किसको? दमन साहू समीर को। दमन साहू समीर ने दिसम बाबा नामक संथाली लोकगीत के कौन सा? दिसम बाबा। संथाली प्रवेशिका भी इन्हीं का है। संथाली प्रवेशिका इसका क्या है? दमन साहू समीर का ही है। कैंपेवेल की बात किया जाए तो कैंपेवेल ने संथाली इंग्लिश और इंग्लिश संथाली शब्दकोश मतलब डिक्शनरी का लेखक किए थे। कौन? कैंपेवेल ने। और शारदा प्रसाद किस्कू की बात किया जाए तो इन्होंने 41 कविताओं का संग्रह भूरका इम्पिल मतलब शुक्र तारा, भूरका इम्पिल की रचना किए थे। कौन? शारदा प्रसाद किस्कू। तो बाकी सब भी हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं फिर। संथालों की सबसे प्रमुख चित्रकला का नाम क्या है? तो संथालों की सबसे प्रमुख चित्रकला है हम लोग का जादो पाटिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जादो पाटिया। आगे चलते हैं। कुडुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कुडुक एक्चुअली कुडुक उरांव लोग की जो भाषा है इसको कुडुक कहा गया।
तो कुडुक का अर्थ होता है मनुष्य। एक्चुअली कुडुक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। तो इसका अर्थ आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। उरांव जनजाति के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन करें। कौन सा कथन? ये ध्यान देने वाली बात है, सत्य या असत्य। यहाँ असत्य है तो इसको पहले अंडरलाइन करना है। अब देखना है कि कौन कौन सा असत्य है या कौन कौन सा सत्य है। तो गोदना की प्रथा प्रचलित है, ये सही है, ये सही है। विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। आप अमूमन जितने भी जनजातियों पे देखिएगा सब में वहाँ पे विधवा विवाह प्रचलित है, इसमें बोल रहे प्रचलित नहीं है, तो ये गलत होगा। बंदर का मांस खाना वर्जित है, ये भी सही है। गोत्रों को किली कहा जाता है, गोत्रों को किली कहा जाता है, उरांव जनजाति में भी सही है। आंधी विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, तो उरांव जनजाति में आंधी विवाह नहीं बल्कि आयोजित विवाह है, तो एक्चुअली ये भी गलत है। तो बोल रहे कौन सा कथन असत्य है? असत्य होगा तो बी और ई। तो बी और ई किस में है? हम लोग का ख में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख। समझ में आ गया? आगे चलते हैं फिर। जोंग एड़पा क्या है? एक्चुअली उरांव जनजाति में जो यूथ हाउस होता है उसमें दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक बॉयज लोगों के लिए और एक गर्ल्स के लिए। जो बॉयजों के लिए जो होता है उसको जोंग एड़पा कहा जाता है। तो उवकों के उवागिरी के मुखिया को, एक मिनट, मुखिया को महतो या धांगरन कहा जाता है, लेकिन उवकों का उवागिरी जो है उसको क्या कहा गया? जोंग एड़पा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 43 क्या? ये धांगरन, ये होगा इसका मुखिया, लेकिन ये और इसके असिस्टेंट होता है महतो, होता है इसका असिस्टेंट, ठीक। जबकि जोंग एड़पा का मतलब उवागिरी होता है, उवकों का उवागिरी। उरांव जनजाति के लोग फसल की रक्षा के लिए कौन सी पूजा करते हैं? उरांव जनजाति के लोग फसल की रक्षा के लिए भेलुआ पूजा करते हैं। किसकी पूजा? भेलुआ पूजा फसल की रक्षा के लिए, और गांव की रक्षा के लिए गरैया पूजा, और फसल के लिए भेलुआ पूजा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। आगे चलते हैं फिर। मुंडा जनजाति के प्रमुख रानू किसके समान है? रानू तुलसी जल के समान है। रानू आप लोग भी अगर आदिवासी नहीं भी हैं तो जैसे कि कोई जो सदान है, जो मूलवासी हैं, जो गरैया पूजा करते हैं, या फिर जो सहरे पर या बांधना पर्व होता है उसमें भी जो बनाया जाता है रानू से ही बनाया जाता है, जो पूजा किया जाता है उसको। तो किसके समान माना गया? तुलसी जल के समान। आगे चलते हैं फिर। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या जाता है? तलाक को मुंडा जनजाति में साकांचारी कहा जाता है। किस में? तलाक में। मौर्य काल में इसको क्या कहा जाता है? मौर्य काल में मोक्ष कहा जाता है। तलाक को मौर्य काल में मोक्ष कहा जाता है, और मुंडा जनजाति में साकांचारी कहा जाता है। आगे चलते हैं फिर। अरंडी मतलब विवाह होता है मुंडा जनजाति में, ठीक। आगे चलते हैं। मुंडा जनजाति में छोटा सरहुल को क्या कहा जाता है? तो उसको बतौली कहा जाता है। छोटा सरहुल जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बतौली कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। हो जनजाति की लिपि को क्या कहा जाता है? बारर चिट्ठी। बारर चिट्ठी किसको कहा जाता है? हो जनजाति के लिए। ओलची की लिपि क्या है? संथाली भाषा के लिए। 1941 में लिखे थे कौन? कौन? रघुनाथ मुर्मू ने। आगे चलते हैं। तुकुई लुतुर जो आप लोग देखे होंगे कान छेदन की जो ये होता है उसमें पार्टी बहुत, मतलब आदिवासी समाज में पार्टी टाइप का एक भोज घर, एक शादी ब्याह, उतना उसमें खर्चा होता है, उसको कर्ण छेदन संस्कार कहा जाता है। किसको? तुकुई लुतुर। आगे चलते फिर। आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर अधिक से कम संपन्नता खड़िया जनजाति को व्यवस्थित करें। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले देखिए दूध मतलब जो अच्छे विकसित वाले होंगे लोग दूध पियेंगे, तो इसलिए क्या होगा? वो दूध खड़िया पहले। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्र में विकास कम होता है, तो सबसे लास्ट में कौन होगा? पहाड़ी है, तो दूध पहले और लास्ट में पहाड़ी। तो इस टाइप से ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिल रहा है हम लोग को? सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कॉन्सेप्ट, दूध अच्छे लोग पियेंगे, जो विकसित होंगे वो पियेंगे। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र में कम विकसित होगा, सबसे कम विकसित होगा पहाड़ी क्षेत्र में। तो ये पहले और ये लास्ट, बीच में जो आएगा ढेलकी खड़िया आ जाएगा। इसके आंसर सी होगा। आगे चलते हैं फिर। खड़िया जनजाति में उवागिरों को किस नाम से जाना जाता है? तो गितिया।
गित्तियो। गित्तियो किस में कहा जाता है? खड़िया जनजाति में। खड़िया जनजाति में क्या कहा गया? गित्तियो। 51 का कितना हो जाएगा? सी, गित्तियो। आगे चलते फिर, या एक बार देख लेते इसमें भी। तो खड़िया जनजाति में उआगिरियों को क्या कहा जाता है? उआगिरियों को गित्तियो कहा जाता है। धुमकुरिया जो क्षेत्र है, धुमकुरिया किस में कहा जाता है? धुमकुरिया हम लोग को उरांव जनजाति में कहा जाता है। किस में? उरांव जनजाति। अच्छा, उरांव जनजाति में वहाँ जो जोंग एरपा है, जोंग एरपा, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? जोंग एरपा का हेड। तो जोंग एरपा का जो हेड होता है महतो, या फिर इसको धांगर भी कहा जाता है। और इसके जो असिस्टेंट होगा उसको कोतवाल कहा जाता है। क्या? कोतवाल। उस टाइम थोड़ा गलत बताया था, एक बार देख लीजिएगा उसको। और घोटुल जो होता है, घोटुल हम लोग का संथाल जनजाति में घोटुल कहा जाता है। घोटुला यूथ हाउस को। आगे चलते हैं फिर। हाथ से बने कपड़ों का जनक किस जनजाति को कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता है, चीक बोराइक को कहा जाता है। चीक बोराइक गोंड की भाषा, गोंडी भाषा है। चेरो हम लोग का पलामू क्षेत्र में आएगा। बेगा इसका पवित्र पशु बाघ है। आगे चलते हैं। गौंड जनजाति में कुल देवता का नाम क्या है? तो गौंड जनजाति में जो कुल देवता का नाम है उसका नाम है ठाकुर देव। क्या नाम है? ठाकुर देव। गौंड जनजाति में जो कुल देवता का नाम है वो ठाकुर देव। आगे चलते हैं। गोराट जनजाति में पुरुविया। पुरुविया क्या है? तो एक तरीके से जहाँ भूतात्मा रहता है, भूतात्मा की जहाँ पूजा होती है, तो इस टाइप से कहा जा सकता है कि ये पूजा का एक स्थान होगा। मतलब पूर्वजों के जो भूतात्मा है उसको जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है उसको पुरुविया कहा गया। तो पूजा का स्थान यही हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर। कौन सी जनजाति स्वयं को नागेशिया क्या? तो स्वयं को किसान जनजाति अपने आप को नागेशिया कहते हैं। आगे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन को, डाल्टन ने किस जनजाति को पांडवों का वंशज माना है? तो ये आपका होगा किसान जनजाति को डाल्टन ने पांडवों का वंशज के रूप में माना। तो इस तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो में जो लास्ट वाला क्लास या लास्ट वाला जो वीडियो से उसका जो आधा बचा हुआ क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कशन कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपकी परीक्षा में सहयोग करेगी। और अगर क्वेश्चन का लेवल और एक्सप्लेनेशन अगर ठीक से समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। धन्यवाद। फिर नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।